बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साज़ इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहे हैं, उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में किस तरह से ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो काइंडली इसके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम पॉइंट्स को, तमाम नुकात को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। अगरचे आपको मास्टर ट्रेनर की जानिब से ट्रेनिंग दी जानी है और इसके लिए मैनुअल भी मुहैया किया जाना है, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो तमाम अहम पॉइंट्स जिन पे आपका फोकस होना चाहिए, जो रूह हैं इस क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट का, वो अहम नुकात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो काइंडली कि वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जिनकी ड्यूटी क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में लगी हुई है, जिसका इनेकाद 7 मार्च को होना है, तो वो काइंडली इन नुकात को ज़हन नशीन कर लें। जब टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को फोकल पर्सन की जानिब से या मास्टर ट्रेनर की जानिब से मटेरियल हैंड ओवर किया जाना है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट का, तो जो सबसे पहले उसने काम करना है वो उसने मास्टर ट्रेनर से उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका नंबर लेके उसको कॉल करनी है, और ये कॉल आपने ट्रेनिंग वाले दिन ही कर लेनी है और उससे मुकम्मल तौर पर आपने स्कूल की लोकेशन के बारे में पूछ लेना है कि आप स्कूल किस तरह से बाआसानी पहुंच सकते हैं, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, हो सकता है कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने वो पहले एरिया ना देखा हो और ये जो पेफ का स्कूल है उसकी लोकेशन जो है वो उस तरह से नाउन ना हो, तो वो ट्रेनिंग वाले दिन ही अपना जो स्कूल जहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी है उससे राब्ता करके मुकम्मल लोकेशन के बारे में और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में आगाही जो है वो हासिल कर लेगा, ताकि अगले दिन वो बर वक्त उस स्कूल में पहुंच सके। सबसे पहले जो काम करने वाला है, जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने करना है, वो ये है। स्कूल में पहुंचने के बाद अगले दिन चूंकि पेपर 11 बजे स्टार्ट होना है, तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को कोशिश करनी चाहिए कि वो उसके पास कम अज़ कम जो है ना वो आधा घंटा उसके पास होना चाहिए कि 11 बजे से पहले कम अज़ कम आधा घंटा, अगर 1 घंटा पहले पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसने स्कूल में जाकर जो बच्चे हैं, जो क्लासेस हैं, जो बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, उनको रोल नंबर स्लिप के मुताबिक SIS सिस का जो रिकॉर्ड है स्कूल के पास उसके मुताबिक मैच करके बच्चों को निकालना है।
ये तो है कि बर वक्त उसके पहुंचने का। अब जब वो स्कूल में पहुंच जाएगा तो सबसे पहले जो काम करना है स्कूल में पहुंचने के बाद, हेड टीचर को, प्रिंसिपल को मिलने के बाद, सबसे पहले वो जो इनवेल्प आपको मिला है उस इनवेल्प के ऊपर सिग्नेचर होने हैं आरआई के भी और इसी तरह से जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसके भी। आरआई और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर दोनों के सिग्नेचर होने हैं। जो आरआई है उसने इंश्योर करना है, उसने ये चेक करना है कि जो पैकेट है वो मुकम्मल तौर पे सील्ड है, किसी तरह से भी उसमें टेम्परिंग नहीं की गई और वो हर एतबार से पैकेट जो है वो महफूज है और सक्रेसी का ख्याल रखा गया है और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर उसको बाहिफाजत वहाँ पे लेके पहुँचा है। तो वो चेक कर लेगा कि वो जो इनवेल्प है वो बिल्कुल सील्ड है और चेक करने के बाद आरआई वहाँ पे साइन करेगा, डेट और टाइम डाल दे। इसी तरह से जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी उस पर अपने साइन करेगा, डेट और टाइम भी डाल देगा। अब इसके बाद जब वो इस इनवेल्प को, जो मेन इनवेल्प है, जो मेन पैकेट है, इस पैकेट को खोलेगा तो उस पैकेट के अंदर फर्दर जो है वो 4 पैकेट हैं, फर्दर 4 पैकेट हैं। एक तो पैकेट वो है जिसमें बच्चों की अटेंडेंस शीट और मॉनिटरिंग परफार्मा है, बाकायदा बाहर स्टिकर लगा हुआ है। पेपर वाले इनवेल्प उसी तरह से ही सील्ड रहने हैं। तो ये जो रोल नंबर स्लिप वाला और मॉनिटरिंग परफार्मे वाला पैकेट है जिसके बाहर बाकायदा तौर पे स्टिकर लगा हुआ है, उसके भी ऊपर उसी तरह से दोनों ने साइन करने हैं, आरआई ने भी साइन करने हैं और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने भी साइन करने हैं। फिर इस इनवेल्प को खोल लेना है। जब इस इनवेल्प को खोल लेंगे, ज़हन में रखें कि ये इनवेल्प वो है जिसमें अटेंडेंस शीट और मॉनिटरिंग परफार्मा है। दीगर जो पर्चाजात वाले पैकेट हैं वो आपने बिल्कुल भी यहां पे नहीं खोलने। इनके ऊपर आपने आरआई के साइन करवाने हैं और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने साइन करने हैं, लेकिन यहां पे ये खुलेंगे नहीं। अब आपने जो अटेंडेंस शीट वाला जब पैकेट खोलेंगे तो उसमें उसी तरह से जो उस स्कूल के ग्रेड सिलेक्ट हुए हैं, और आप ये भी जानते हैं कि जो अगर प्राइमरी है तो वहाँ की 2 क्लासेस जो है वो सिलेक्ट होनी हैं, अगर एलिमेंट्री है तो वहाँ के 3 ग्रेड सिलेक्ट होने हैं, और अगर हायर सेकेंडरी है तो वहाँ के 4 ग्रेड जो है वो सिलेक्ट होने हैं। तो आपने जितने ग्रेड आपके सिलेक्ट हुए हैं उतनी ही अटेंडेंस शीट अलग-अलग ग्रेड वाइज आप देख लेंगे। जब ग्रेड वाइज आप देख लेंगे तो फिर आपने जो वहाँ पे स्कूल में सिस का एक रजिस्टर मेंटेन है, सिस का जो रिकॉर्ड मेंटेन है, फिर आपने अपनी इस अटेंडेंस शीट को लेके और सिस की जो वहाँ पे बुकलेट पड़ी है उसको देख के बच्चों को मैच करके तो ये बच्चे निकाल लेने हैं। फ़र्ज़ करें कि ग्रेड 3 के बच्चे 18 हैं तो वो आपने 18 बच्चे पहले जो है वो निकाल लेने हैं। तो उनमें से जो पेपर कंडक्ट होना है वो 15 बच्चों का अगर होना है, तो जब वो सारे बच्चे जो हैं वो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और अटेंडेंस शीट पे उनके मुकम्मल कवायफ दिए हुए हैं और साथ उनकी पिक्चर भी दी हुई है,
आपने इंश्योर कर लिया है कि ये वही बच्चे हैं जो निकाले गए हैं क्लास में से, जो रोल नंबर स्लिप है उनके ऊपर बाकायदा पिक्चर है। आपने पिक्चर से उनको जब टैली कर लिया और बच्चे आपने पूरे कर लिए, तो फिर आपने ये करना है कि फिर हेड टीचर को या प्रिंसिपल साहब को ये इतनी सहूलत दे दें कि अगर तमाम बच्चे जो उनके मतलब अजाफी जो बच्चे हैं वो भी हैं और मुकम्मल, तो फिर अगर वो चाहते हैं, अगर 15 बच्चों का आपने इम्तिहान लेना है और 18 बच्चों के नाम जो हैं वो लिस्ट में हैं, तो अगर वो प्रिंसिपल साहब ये कहते हैं कि हम आपको ये 15 बच्चे दे रहे हैं, तो कोई से 3 अगर दरमियान से वो स्किप करना चाह रहे हैं, तो वो काइंडली आप जो प्रिंसिपल साहब फरमा रहे हैं आपने उनकी बातों को मानना है, और जो वो बच्चे दे रहे हैं आपने उनको फिर उसी तरह से बिठा लेना है। अब ये इसी तरह से एक ग्रेड का आप बच्चों की सिलेक्शन हो जाएगी, फिर दूसरे ग्रेड की, फिर इसी तरह से तीसरे ग्रेड की। जब सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर आपने बच्चों को तरतीब वाइज बिठाना है। मतलब एक लाइन आप बिठा देंगे, फर्ज करें कि ग्रेड 3 की, अगला अगर ग्रेड उनका 5 सेलेक्ट हुआ है तो ग्रेड 5 की, इसी तरह से अगर ग्रेड 2 हुआ है तो तरतीब वाइज 2 ग्रेड को कर लें, फिर 3 को कर लें, फिर इसी तरह से अगर एलिमेंट्री है तो वो 6 है, तो ग्रेड वाइज और फिर तरतीब वाइज आप बच्चों को जो है वो वहां पर बिठा देंगे। जब बच्चे तरतीब वाइज बैठ जाएंगे तो फिर आपने अब ये जो अमल है, यहां तक बच्चे बैठ गए, अब आपने RI से सिग्नेचर करवाने के बाद अब जो पेपर हैं ये सिर्फ और सिर्फ जब पेपर तकसीम किए जाने हैं उस वक़्त सिर्फ और सिर्फ आप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे मौजूद होगा। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई अमला भी किसी किस्म का उस कमरे में मौजूद नहीं होगा, और ये बच्चों को तरतीब वाइज जो है वो पेपर जो है वो तकसीम किए जाएंगे। पहले एक ग्रेड के बच्चों को तकसीम कर लें, फिर दूसरे ग्रेड के बच्चों को, फिर इसी तरह से तीसरे बच्चों को वो तकसीम किए जाएंगे। अब ये ज़हन नशीन करें कि जो आपने बुकलेट तकसीम करनी है उनके ऊपर बाकायदा नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 15 तक, लेकिन जो आपको लिस्ट मिली है वो तो है 1 से लेके 18 तक। दरमियान से 3 बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं या वो आए हुए हैं, लेकिन चॉइस में जब सेलेक्ट किया तो उनको नहीं बिठाया गया। तो आपने ये करना है कि फिर बुकलेट जब तकसीम करें, फर्ज करें कि 1 2 3 नंबर बच्चा जो है वो स्किप किया है, तो लेकिन आगे 4 नंबर बच्चा जो है वो अटेंडेंस शीट पे उसका रोल नंबर 4 है, लेकिन जो उसको पेपर दिया जाना है उसकी जो बुकलेट है वो तीसरे बच्चे वाली है, तो उसका जो बुकलेट का नंबर है वो उसके सामने मैच करके आपने उसी तरह से लिखना है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि बच्चा जो है वो जो उसका रोल नंबर है उसी रोल नंबर पे उसकी हाजिरी लगेगी, लेकिन बुकलेट जो आएगी उसके सामने प्रॉपर उसी का वो नंबर जो है वो बुकलेट का नंबर दिया जाएगा। जो बच्चा दरमियान से स्किप होगा उसकी जगह को छोड़ दिया जाएगा, बल्कि अगली जगह पे जहाँ पे बच्चे का नाम लिखा हुआ है और बच्चे की पिक्चर है बिल्कुल उसके सामने आगे P लिखने के बाद उसकी जो बुकलेट है उसका नंबर जो है वो दिया जाएगा। तो काइंडली इसको आपने इंश्योर करना है कि बुकलेट को आपने बुकलेट का नंबर आपने काइंडली जो ज़रूर जो वो अच्छे तरीके से बच्चों से लिखवाना है। अब ये तो है कि बच्चों को आपने तरतीब से बिठा दिया, फिर आपने बच्चों को बुकलेट तकसीम कर दिए। बुकलेट तकसीम करने के बाद आपने बच्चों को बाकायदा तौर पे हदायत जारी करनी है, वो बतानी है कि अब बच्चों ने किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। अब जैसे पहला पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है,
तो ऑब्जेक्टिव टाइप बच्चों ने पेपर के ऊपर ही बबल को फिल करना है। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे बच्चे ने जो है वो बबल को फिल करना है। तो ये बच्चों को आपने बिठाने से पहले ही इंश्योर कर लेना है कि उनके पास ब्लैक बॉल पॉइंट है, ब्लैक बॉल पॉइंट, और ऊपर बकायदा एक एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल पे बच्चों से बकायदा बबल उसको फिल करवा के चेक कर लें। तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला जो उसी के ऊपर बच्चों ने बुकलेट के ऊपर ही बबल को फिल करना है, तो ब्लैक बॉल पॉइंट को यूज करते हुए बच्चों ने जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है वो उसी के ऊपर ही बच्चों ने ब्लैक बॉल पॉइंट से उसको बबल को फिल करना है। और ये आपने जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसने इंश्योर करना है कि बच्चे ब्लैक बॉल पॉइंट को यूज करें और प्रॉपर तरीके से बबल को फिल करें। और इसमें यह भी ज़हन नशीन कर लें कि जो पेपर है, पेपर के ऊपर जो टाइमिंग है वो टाइमिंग दी हुई है 2 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन आपने बच्चों को 2.5 घंटे देने हैं। जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानब से और इसी तरह से पेफ की जानब से जो हदायत हैं उसके मुताबिक आपने बच्चों को 2.5 घंटे देने हैं। पेपर के ऊपर अगरचे जो 2 घंटे का टाइम लिखा, लेकिन आपने बच्चों को 2.5 घंटे का पूरा टाइम देना है। और आपने इस 2.5 घंटे की जो कैलकुलेशन है वो उस वक्त से करनी है जब आप बच्चों को अच्छे तरीके से समझा लेंगे और एग्जाम्पल में बच्चा जो है वो बबल फिल कर लेगा, वहाँ से आपने टाइम की कैलकुलेशन करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने जब बच्चों को बिठाना शुरू किया तो वहाँ से आप टाइम की कैलकुलेशन कर लें। तो ऐसा आपने किसी सूरत में भी नहीं करना, बल्कि बच्चों को प्रॉपर आपने टाइम देना है और उसकी कैलकुलेशन करनी है। इस तरह से बच्चे जो हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये ज़हन नशीन कर लें कि मोबाइल फ़ोन किसी सूरत में भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को भी अलाउ नहीं है। जब आप स्कूल में गए हैं तो मतलब स्टार्ट होने से पहले ही अपना मोबाइल जो है ना वो RI के हवाले आपने करके आना है। तो जो बच्चे हैं वो तो किसी सूरत में भी वो मोबाइल उनको अलाउ नहीं है। जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं उनके लिए कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, लेकिन जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पे सिंपल जो कैलकुलेटर है उसकी इजाज़त है। तो ये आपने काइंडली करना है। आपने जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसने ये भी इंश्योर करना है कि जो बच्चे ऊपर इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं पेपर के ऊपर वो बिल्कुल दुरुस्त लिख रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन बच्चे लिख रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं वो दुरुस्त लिख रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो बुकलेट का नंबर है जो उसने अटेंडेंस शीट पे लिखना है, क्या वो उसने प्रॉपर तरीके से लिखा है और अपने नाम के सामने लिखा है। तो काइंडली इसको आपने इंश्योर करना है कि ये किसी सूरत में भी जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसा ना हो कि वो गलत हो जाए और जो बच्चे का पेपर है वो क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी ई मार्किंग होनी है, ऑनलाइन मार्किंग होनी है इसकी। तो जब ऑनलाइन मार्किंग होनी है तो ऑनलाइन मार्किंग में हमने तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो लवाजमात हैं उनका हमने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अब इसी तरह से आप तमाम इन बातों का ख्याल रखेंगे। जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे ये गुजारिश है कि ये बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चे हैं, इनको किसी किस्म का आपने खौफ नहीं दिलाना, आपने इनको खौफ ज़्यादा नहीं करना, आपने इनको प्रेशराइज नहीं करना, ये बल्कि इंतहाई प्यार के साथ और बहुत ही धीमे लहजे में, बहुत ही अपनाइयत के साथ आपने बच्चों को गाइड करना है। बच्चे अगर आपसे कोई चीज़ पूछते हैं तो आप उसको अंडरस्टैंडिंग की हद तक गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप उनको जवाबात वो किसी सूरत में नहीं बता सकते। बच्चा जो है वो खुद से जो जवाब है उसका आंसर जो है वो देगा। जो
सब्जेक्टिव पेपर है वो भी बच्चे ने करना है, तो सब्जेक्टिव पेपर भी उसी तरह से ब्लैक बॉल पॉइंट से बच्चे ने करना है, उसी के ऊपर बच्चे ने आंसर देना है। किसी सूरत में भी कच्ची पेंसिल या ब्लैक बॉल पॉइंट के अलावा कोई दूसरी पेंसिल जो है वो उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। और चीटिंग बाहर से तो बिल्कुल किसी सूरत में भी वो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और आरआई की ये ज़िम्मेदारी है कि बाहर से किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो। और बच्चों को भी ये तलकीन करें कि बच्चे मुकम्मल ईमानदारी और दयानतदारी के साथ ख़ुद से सवालात को पढ़ें और समझें और उनके जवाबात दें। ये चीज़ें आपने बच्चों को समझानी है कि किसी सूरत में भी बच्चे, उनके पास कोई डिवाइस ना हो, कोई मोबाइल ना हो, कोई इस तरह की कोई चीज़ ना हो। इसी तरह से आपस में भी चीटिंग से आपने उनको तलकीन करनी है कि और उनकी निगरानी करनी है कि, लेकिन ये तमाम तर जो टेस्ट कंडक्ट का जो मरहला आपका इंतहाई जो इत्मीनान से और ऐसी फ़िज़ा में होना चाहिए कि बच्चा जो है वो खौफज़दा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपका ये जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। बच्चे जो है वो इसको मुकम्मल करेंगे। तो बाद में जब बच्चे कर लें तो उसी तरह से तरतीब वाइज जिस पैकेट में से आपने जिस क्लास का पेपर निकाला है, तरतीब वाइज उसी पैकेट में आपने उसको डाल के तो आगे ऊपर उसको अच्छी तरह से इन्वेल्प को जो है वो सील कर दें, उसको स्टेपलर वगैरह लगा दें, तो वो दोनों तीनों पैकेट पर्चा जात के उसी तरह से आपके पैक हो जाएंगे। इसी तरह जो अटेंडेंस शीट है वो प्लस जो मॉनिटरिंग परफार्मा है वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और आरआई दोनों ने उसके ऊपर साइन करने हैं, कैपिटल में उसको लिखना है। वो बाकायदा बुकलेट में मौजूद है, आप उसको देख लेंगे। तो वो भी आपने अटेंडेंस शीट और जो परफार्मा है मॉनिटरिंग परफार्मा, उसको आपने जिस इन्वेल्प से निकाला है उसी इन्वेल्प में आपने दोबारा डाल के उसको सील कर देना है। और इस तरह से ये फिर जितने पैकेट आपने खोले होंगे उतने पैकेट आपके दोबारा बन जाएंगे। उनको दोबारा आपने जो मेन पैकेट है, मेन इन्वेल्प है, उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से आरआई की मौजूदगी में आपने उसको सील करना है। और सील करने के बाद दोबारा उसके ऊपर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और आरआई के उसके ऊपर दोबारा साइन होंगे और टाइम और डेट वगैरह भी लिख देंगे। ये इस तरह से आपका ये अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थीं जो एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि जितने भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो मॉनिटर्स हैं उनके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि जब वो मॉनिटरिंग के लिए जाएंगे या टेस्ट कंडक्ट के लिए जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर गया हुआ है उनके लिए ये इंतहाई जो मतलब सख्ती से ये हदायत हैं कि वो स्कूल में किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं खाए पिएगा, कोई चाय, कोई रिफ़्रेशमेंट, इवन कोशिश करें कि वो पानी भी अपना लेके जाए, अपने साथ पानी की बोतल रखें। स्कूल की तरफ से बिल्कुल किसी किस्म की कोई रिफ़्रेशमेंट, किसी चाय की और इसी तरह से खाने पीने की वो बिल्कुल भी वो इजाज़त नहीं है। पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन की जानब से भी बड़ी सख्त हदायत हैं और इसी तरह से पेफ की जानब से भी बड़ी सख्त तरह की हदायत हैं कि जो मॉनिटर्स हैं और इसी तरह से जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो स्कूल इंतज़ामिया से किसी किस्म की कोई रिफ़्रेशमेंट, कोई खाना, इवन पानी तक नहीं पिएंगे, बल्कि ख़ुद अपना जो है वो पानी वगैरह का अरेंज करके जाएं। तो ये इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है, इस पे सख्ती से आपने अमल दरामद करना है। और ये कोशिश कीजिएगा कि जो SOPs क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट के जारी किए गए हैं उन्हीं के मुताबिक आपने इसको करना है। लास्ट में फिर मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो SOPs क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट
के लिए मुकर्रर किए गए हैं, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर उन पे अमल करें और हर सूरत 100% कोशिश कीजिए कि आप इन रूल्स को और इन SOPs को आप वायलेट किसी सूरत ना करें, बल्कि 100% इन पर अमल करें। बस आपने ये इंश्योर करना है कि जो सिलेक्शन है बच्चों की, जो सिलेक्शन भी क्या है, जो जब आपने बच्चों को सॉर्ट आउट करना है तो जो अटेंडेंस शीट है और जो सिस परफार्मा है उसको मैच करके आपने बच्चों का जो सिलेक्शन वाला एक अमल है बस उसको आपने इंतहाई तवज्जो के साथ करना है। और ये भी ज़हन में रखें कि जो बच्चे लिस्ट में मौजूद हैं सिर्फ वही बच्चे जो इस टेस्ट में, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, उनके अलावा कोई बच्चा, दूसरा बच्चा जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकता। अगर बच्चे जो है वो कोई एब्सेंट हैं, जो लिस्ट प्रोवाइड है उनमें से कोई बच्चा अगर एब्सेंट हैं तो वो बच्चे एब्सेंट ही रहेंगे, उनकी जगह पे कोई मुतबादल बच्चा जो है वो किसी सूरत में भी नहीं बिठाया जाएगा। तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने जो ये इंश्योर करना है कि जो अटेंडेंस शीट, जो कट लिस्ट जारी की गई है, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे अपीयर होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसका नाम लिस्ट में मौजूद नहीं है वो बच्चा किसी सूरत में भी क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में नहीं बैठेगा। ये आपने इंश्योर करना है। और ये भी इंश्योर करना है कि बच्चा आपने अच्छी तरह से उसको रिकॉर्ड से और जो आपके पास अटेंडेंस शीट है उससे आपने वेरीफाई कर लिया है, चेक कर लिया है और आपको ये बिल्कुल 100% इंश्योर है कि ये वही बच्चा है जो कट लिस्ट में है, तो आप उस बच्चे को बैठने की इजाज़त दे देंगे। अगर आपको लगे कि ये बच्चा जो मतलब उसका नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो जिस बच्चे का नाम लिस्ट में मौजूद नहीं है उस बच्चे को इस क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में बैठने की इजाज़त नहीं है। ये चंद बातें थी जो आपके साथ करनी थी। और लास्ट पे फिर एक और चीज़ कि आपने जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने जहाँ से मटेरियल रिसीव किया होगा, अगर उन्होंने मास्टर ट्रेनर से तहसील लेवल पे मटेरियल रिसीव किया होगा तो उन्होंने सेम डे को अगर 7 को कंडक्ट हुआ है तो 7 को ही उन्होंने जो उनका तहसील का फोकल पर्सन है, जो उनका मास्टर ट्रेनर भी है, उनको हर सूरत में 7 तारीख को ही उन्हें अपना वो पैकेट क्वालिटी एश्योरेंस का उन्होंने वापस करना है। और जो मास्टर ट्रेनर है, तहसील फोकल पर्सन, उसने अगर उसी दिन हो जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो नेक्स्ट डे 8 तारीख को उसने हर सूरत जो डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन है उसको जमा करवाना है ताकि वहाँ से आगे ई मार्किंग फर्म जो है वो उसको कलेक्ट कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ई मार्किंग फर्म जो है वो अगले दिन जो है वो डिस्ट्रिक्ट पे पहुंच जाए और डिस्ट्रिक्ट पे मटेरियल ही ना पहुंचा हो तो फिर खासी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो ये मेन बातें हैं आप काइंडली इनको ज़हन नशीन कर लें। अगर फिर भी मैंने कोशिश की है कि वीडियो में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं आपके साथ शेयर कर लूं, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आप बात पूछना चाह रहे हों तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, मैनुअल पे भी मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे कमेंट्स करके या मुझे मैसेज करके, व्हाट्सअप करके, कॉल करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो और किसी भी वक्त 24/7 आप किसी भी वक्त कॉल करके तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट कंडक्ट करने में आपकी मुआवन होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।